प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत सैनम थे। संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। सभापति या अध्यक्ष उस रूप से सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में वह निर्णायक मत होगा। वह उसका प्रयोग अनुच्छेद 100 के 1 में लोकसभा अध्यक्ष पहला गणेश वासुदेव मावलंकर, एम अनंत सैनम अयंगार। दूसरा एम अनंत सैनम अयंगार। तीसरा हुकुम सिंह। चौथा नीलम संजीव रेड्डी गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवा गुरुदयाल सिंह ढिल्लो बलिराम भगत। छठा नीलम संजीव रेड्डी के एस हेगड़े। सातवां बलिराम जाखड़। आठवां बलराम जाखड़। नौवां रवि राय। 10वां शिवराज बी पाटिल। 11वां पी.एस. संगमा। 12वां जी.एम.सी. बाल नियोगी। 13वां जी.एम.सी. बाल नियोग मनोहर सजानंद जोशी। 14वां सोमनाथ चटर्जी। 15वां मीरा कुमार। 16वां सुमित्रा महाजन। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्त होने पर भी उस सदन के कार्य की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई शक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा या उससे मत दिया या अन्यथा भाग लिया, तो संसद की कार्यवाही विधि मान्य होगी। अनुच्छेद 100 के 2। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चय अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव का सायंकाल 4 बजे ही लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न अंतिम विनिश्चित चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 101 के 4। सदन सदस्यों की संसद की बैठक के पूर्व तथा बाद 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्त केवल सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों तथा निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी की छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है, तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है, तो प्रतिदिन हिसाब से 500 रुपया दंड स्वरूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया। संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाले
व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपना पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की आज्ञा दे सकता है। तो अनुच्छेद 120 के भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन अथवा समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होने चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी की सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करती है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। महाधिवक्ता के कार्य राज्य सरकार ने विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों को पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके तहत उसे विधानमंडल के दोनों सदन तथा संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने के लिए तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि यह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक राज्य क्षेत्र में संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं, यह बात की परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखक को भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों को लेखा परीक्षण। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन पटल पर रखता है। अनुच्छेद 151 के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य में राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनिमय लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट, सहकारी उपकरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों पर सभा पटल पर रखता है। उसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करता है और उनके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति के गाइडलाइन मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के 1 भारत सरकार को प्राप्ति सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण, अतिरिक्त एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि की एक निधि भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि में कोई धनराशि संसद द्वारा विनिमय विधेयक पारित कर दिए जाते हैं
संचित निधि में कोई धनराशि संसद के विनिमय विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली गई एवं व्यय की जाती है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 114 के 3 अतः विनिमय विधेयक के हर हालत में नए वित्तीय वर्ष की प्रारंभ 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती, किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती। इसके लिए जब बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने पर चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान का प्रावधान स्थायी एवं अस्थायी दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन के पहले नई सरकार गठन होने पर वित्तीय वर्ष का एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान पारित करने के कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट के लिए व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नए सरकार की गठन तक अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। भारत का संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय, राज्यसभा सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का वेतन भत्ता तथा पेंशन, ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री या पंचाट, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा अन्य संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारत घोषित करे। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियां, भारत के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराएगा। विनिमय विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत के सचिव निधि से मुद्रा निकाल पाना। भारत के संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब उसके विनिमय विधेयक पारित करा लिया जाए। अनुपूरक अनुदान तथा लेखानुदान का प्रावधान, अनुपूरक अनुदान एवं लेखानुदान के माध्यम से लोक वित्त पर प्रभाव नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार में यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृति किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनिमय विधेयक पारित नहीं करा पाती तो सरकार लेखानुदान के माध्यम से तब तक खर्च का प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक न पारित करा लिया जाए। ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष एवं लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, संसद में वित्त विधेयक के द्वारा लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनिमय विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। भारत की आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267, संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की अकस्मात निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत की अकस्मात निधि अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई। यह निधि कार्यपालिका के व्यवधान है जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यक्ति व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अन्वेषण व्यय करने का प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों का अग्रिम धन दे सकती। इस निधि में कितनी रकम हो यह समुचित विधानमंडल से विनियमित करेगा। संविधान में संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया।
साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जाते हैं। नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, यदि संसद के प्रत्येक सदन पर कुल सदस्यों को बहुमत उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियां जैसी विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान के अन्य सभी व्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडल में से आधे द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन प्रमुख है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति निर्वाचन कार्यपद्धति अनुच्छेद 55। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची में कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय भारत के न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, अधिकारिता, शक्तियों का विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई। बाद में काम को बढ़ते दबाव को देखते 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के अधिनियम संशोधन पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी। तदनुसार 1960 में यह पुनः बढ़ाकर 14, 1978 में 18, 1986 में 26। केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़कर 30 करने का फैसला किया। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इसके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार, असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये प्रति माह व अन्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे। वर्तमान में 28 जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।
मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस बार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यह निम्न मामलों में प्राप्त होता है: भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, भारत संघ तथा कोई एक राज्य, अनेक राज्य तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय करने के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। अपीलीय क्षेत्राधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों को निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के हैं: सार्वजनिक, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के विवादों पर उच्चतम न्यायालय के परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के न्यायालय के परामर्श के स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकेगा तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। अभिलेख न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है। इनका आशय यह है कि न्यायालय के निर्णय यह सब जगह साक्षी रूप से स्वीकार किए जाएंगे, इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय के विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। मौलिक अधिकारों की रक्षा बंदी, पक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा लेख और उत्प्रेषण में लेख जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 145 के 3 उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231। वर्तमान में पंजाब, हरियाणा, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन, दीव, पश्चिम बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसका स्थान। कलकत्ता 1862 ईस्वी में स्थापना वर्ष और अधिकारिता है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मूल स्थान कोलकाता, खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। बम्बई 1862 ईस्वी में। महाराष्ट्र गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव। मूल स्थान मुंबई, खंडपीठ नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। मद्रास 1862 ईस्वी। तमिलनाडु पुडुचेरी। मूल स्थान चेन्नई, खंडपीठ मदुरै। इलाहाबाद 1866 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश, मूल स्थान इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ। कर्नाटक 1864 ईस्वी में। कर्नाटक, मूल स्थान बेंगलुरु। पटना 1916 ईस्वी में। बिहार, पटना। जम्मू कश्मीर 1957 ईस्वी। जम्मू कश्मीर, खंडपीठ श्रीनगर और खंडपीठ जम्मू। उड़ीसा 1948 ईस्वी में। उड़ीसा, मूल स्थान कटक। गुवाहाटी 1948 ईस्वी। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। मूल स्थान गुवाहाटी, खंडपीठ कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर। राजस्थान 1950। राजस्थान, मूल स्थान जोधपुर, खंडपीठ जयपुर। आंध्र प्रदेश 1954। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मूल स्थान हैदराबाद। मध्य प्रदेश 1956। मध्य प्रदेश, मूल स्थान जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर, इंदौर। केरल 1956। केरल, लक्षद्वीप, मूल स्थान एर्नाकुलम। गुजरात 1960। गुजरात, अहमदाबाद। दिल्ली 1966। दिल्ली 1966।
दिल्ली 1966 दिल्ली। पंजाब एवं हरियाणा 1966 पंजाब हरियाणा। चंडीगढ़ चंडीगढ़ खंडपीठ। हिमाचल प्रदेश 1971 हिमाचल प्रदेश खंड मूल स्थान शिमला। सिक्किम 1975 सिक्किम गंगटोक मूल स्थान। उत्तराखंड 2000। छत्तीसगढ़ 2000 छत्तीसगढ़ बिलासपुर। उत्तराखंड नैनीताल। झारखंड 2000 झारखंड रांची। मेघालय 25 मार्च 2013 को मेघालय शिलोंग में। मणिपुर 25 मार्च 2013 को मणिपुर मूल स्थान इम्फाल। त्रिपुरा 26 मार्च 2013 को त्रिपुरा मूल स्थान अगरतला। वर्तमान में ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं 4 हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया जाता है। इनकी संख्या 7 है। केरल उच्च न्यायालय 1997 ईस्वी में इससे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 217। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता हो। लोक अदालत कानूनी विवादों को मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 में द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं को विवादों को संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता है। दीवानी फौजदारी राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवादों मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालत मुकदमा दायर होने से पूर्व ही अपने यहाँ स्वीकार कर लेती है। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम है। लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी एवं सतत लोक अदालत स्थापित की गई है। लोक अदालत में 5 लाख तक दावे तक विचार करती है। उपभोक्ता संरक्षण: भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों को संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी पारित किया है। उपभोक्ता समस्या के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की तथा राज्य उपभोक्ता विवाद के निवारण के आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों के तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। संविधान के अनुच्छेद 323 के 1 प्रावधानों में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया है। कराएं कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। CAT का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्र में होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की उच्चतम सीमा 62 वर्ष है। 65 प्रस्तावित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी कभी त्याग पत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार बर्खास्त किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद मुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है वह उस न्यायालय की वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय अथवा
उच्चतम न्यायालय की वकालत कर सकता है। महत्वपूर्ण अधिकारियों के मासिक वेतन: राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, लोकसभा 4 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,25,000, नियंत्रक एवं महालेखा 2,50,000, मुख्य चुनाव आयुक्त 2,50,000, महान्यायवादी 2,50,000। राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी अवकाश न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होता है जिन उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 215 भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार: प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छापत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों को नागरिक के मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन अनुच्छेद 226 के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी, प्रतिकरण, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा को लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्राधिकार: फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के उन सब मामलों को अपील हो सकती है जो 5 लाख रुपया व उससे अधिक संपत्ति का संवर्ध हो। उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षित आदि मामलों में भी अपील सुनता है। उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण: यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी गर्भित प्रश्न के संबद्ध है तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या उससे निपटारा स्वयं कर देता है या विधि से संबद्ध प्रश्नों को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के वापस भेज देता है। प्रशासनिक अधिकार: उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त पदोन्नति, छुट्टियां के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची के संबंध में विषयों को उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकती है। राज्य की कार्यपालिका: संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता: राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है: वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 या वह पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 156 भारत के संविधान में राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद में हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे।
राज्यपाल पद ग्रहण करने के पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती है जब वह पद पर हो। उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा नहीं जारी किया जा सकता। राज्यपाल का वह पद ग्रहण करने के पूर्व और पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य को कोई सिविल कार्यवाही करने के पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य। कार्यपाल का संबंधी कार्य। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति करता तथा उन्हें पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों की नहीं हटा सकता है। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ निर्भरताएं के होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 317। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श। अनुच्छेद 217 के 1। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री को सूचना प्राप्त करें। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति होता है तथा कुलाधिपतियों की भी नियुक्ति करता है। वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। अनुच्छेद 171 के 5। यह ध्यान करें। विधायी अधिकार। राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 164। राज्यपाल विधान मंडल का सत्रावसान करता है तथा उसका सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन तथा अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद भी अधिनियम बन पाता है। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं प्राप्त हैं तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा के सदस्य मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 333। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिससे वही स्थान प्राप्त होगा जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 213। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनः विचार करने के लिए विधानमंडल को लौटा देते, ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 मास के भीतर उस विधेयक पर पुनः विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। अनुच्छेद 201। राज्यपाल किसी विधेयक के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यदि यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमोदन प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना तथा उस समय अनिवार्य है
जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा। वित्तीय अधिकार। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान के किसी मांग को विधानमंडल के प्रमुख नहीं रखा जा सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता है, उस समय वह विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों को निर्धारण सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता। न्यायिक अधिकार। राज्यपाल किसी दंड की क्षमा, उसका परिलंबन, विराम, परिहार कर सकेगा। किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 161। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल का मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। आपात शक्ति। जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 में यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्यपाल की स्थिति। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिनमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होता है, तब वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु साधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करते हैं, तो संसद उस विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 7 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें विद्यमान हैं। विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। अपवाद। जम्मू कश्मीर 36। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं व उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित होता है, तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए निर्वाचित रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मन पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों की माध्यमिक पाठशाला अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं को शिक्षण कार्य कर
रहे हैं। 1/100 सदस्य का राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन, सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषदें के लिए कुल सदस्यों का 1/10वां इनमें से भी अधिक पूर्ति या गणपूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर और एवं उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों की बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसी किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों पूर्व सूचना आवश्यक है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के 17वें के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 तथा अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। गोवा में 40, मिजोरम में गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। विधानसभाओं की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 332। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठक का संचालन करता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन की बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। विधानसभा के कार्य और अधिकार। विधि निर्माण। इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची से संबद्ध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधेयों में परस्पर विरोध की सीमा संसदीय विधि बरनी है। विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानसभा और विधान परिषद। अरुणाचल प्रदेश 60, असम में 126, आंध्र प्रदेश में विधानसभा 175 और विधान परिषद 50, उड़ीसा में 147 विधानसभा, उत्तर प्रदेश में 403 विधान परिषद 99, उत्तराखंड में 70 विधानसभा, कर्नाटक में 224 विधानसभा 75 विधान परिषद, केरल में विधानसभा 140, गुजरात में 182, गोवा में 40, छत्तीसगढ़ में 90, जम्मू कश्मीर 87 विधान परिषद 36, झारखंड में 81, तमिलनाडु में 234, नागालैंड में 60, पंजाब में 117, पश्चिम बंगाल 294, बिहार में 243 और विधान परिषद 75, मणिपुर में 60, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 288, विधान परिषद 78, मिजोरम में 40, मेघालय में 60, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, त्रिपुरा में 60, तेलंगाना में 119 और विधान परिषद 40, दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 30। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रारंभ होने के लिए 100 सीटें दी गई, लेकिन बाद में बढ़ाकर 111 जम्मू कश्मीर संविधान 92 संविधान संशोधन 1988 द्वारा किए गए, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं, इसलिए 87 सीटों पर ही चुनाव होता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वित्तीय विषयों को संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार के वित्तीय अवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है।
है, जिसमें शासन के आय व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तब वह विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद के 14 दिन के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुति तो दे सकती, किंतु न तो उसमें अस्वीकार कर सकती है, न उसमें संशोधन कर सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किए गए जाने के 14 दिन के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल उस पर सहमति देनी पड़ती है। कार्यपाल पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। निर्वाचन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का कार्य राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना होता है तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। इस समय पंजाब में राज्यपाल में चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। दादर नगर हवेली में प्रशासक दमन दीव में कार्य देखता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक है। अनुच्छेद 239 के 5 में के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली एवं पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। अनुच्छेद 239 के 6 तक। केंद्र सरकार। केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया जाता है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का बंटवारा के संबंधित 3 सूची दी गई है: संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। औपचारिक रूप से कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही हुई जो मूल संविधान में थी। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना के आधार पर है। संघ सूची में उन विषयों पर शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व है, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को। इसी सूची में समूह का कुल 100 सदस्य हैं, जो अब मूलतः 97 हैं, जिनमें प्रमुख रक्षा, विदेश मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल और वायु जल परिवहन आदि। राज्य सूची। इनमें उन विषयों को शामिल किया जाता है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विषय
विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है, मूलतः 66, जिनमें से प्रमुख हैं लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शोषण, क्रय विक्रय, सिंचाई आदि हैं। अब तक अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97, लेकिन कुल संख्या 100 थी। प्रविष्टि में 92 की ख जोड़ा गया। प्रविष्टि की संख्या 43 को घटाया गया। अब तक अंतिम प्रविष्टि 46 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया है। समवर्ती सूची, इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडलों के दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है, और यदि दोनों कानून में विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें से इसी समय 52 विषय, मूलतः 47 विषय हैं। इनमें से प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक योजना। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बाट एवं मांव, जानवर एवं पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों पर समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख छेद विषय 247, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने का संसद की शक्ति है। 249, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 250, राज्य सूची में किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति। 252, 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य के द्वारा इस विधेयक को अंगीकार करना। 253, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि या करार, अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम, अन्य निकाय के किए गए किसी विनिश्चित के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र तथा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति। 257, कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। 262, अंतर्जातीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णयन। 268, संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों को द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। 268 के संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर। 269, केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। 270, केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ एवं राज्यों के बीच वितरण। 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 283, संचित निधियां, आकस्मिक निधियां तथा लोक से लेखा में जमा धनराशि की अभिरक्षा। 286, वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण का प्रतिबंध। 287, बिजली पर करों से छूट। 289, किसी राज्य की संपत्ति एवं आय के संघीय करारोपण से छूट। 290, कुछ व्ययों एवं पेंशनों के संबंध में समायोजन। 292, भारत सरकार द्वारा किए गए उधार। 293, राज्यों द्वारा लिया गया उधार। अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ, जिन विषयों में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की संसद की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया, यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद के राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होगा, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार कई वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद के राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों के सहमति से भी संसद द्वारा राज्य सूची का कानून बना सकती है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि मूल्य को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल रिजर्व, शेयर बाजार। राज्य के प्रमुख राजस्व व्यक्ति कर, कृषि भूमि कर, संपदा शुल्क,
भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायान पर कर, विक्रय कर, वाहनों की पर चूंगी। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए हैं, जो इस प्रकार है: प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्ना आयोग, भगवान सहाय समिति एवं सहकार्य समिति। सहकार्य समिति 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों को एक 3 दिवसीय आयोग का गठन किया गया। B. शिवरामन और M.R. सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग ने कहा कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों को परीक्षण करें और इस संबंध में उचित परिवर्तन एवं प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करें। इसे अनेक काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 ईस्वी में पेश की गई। इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 ईस्वी में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। पूंजी आयोग अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पूंजी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के 4 सदस्य धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर माधव मेनन और डॉक्टर अमरेश बागची। फरवरी 2008 में बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर के आयोग के रूप में अक्टूबर 2008 में नियुक्त किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक के पहले गठित सहकारिय आयोग के बाद बदलते ही राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एवं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। इनकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई। निम्न सदस्य: प्रधानमंत्री, उससे मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्य एवं संघ के क्षेत्रों, मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट स्तर पर मंत्री। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक कम से कम 10 आवश्यक उपस्थित होंगे। नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2004 को लाल किले के प्रचार प्राचीर से राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नीति आयोग का अस्तित्व में आया है। इस आमतौर पर नीति आयोग के नाम पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह योजना आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के नीति निर्माण करने के लिए संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह राजनीतिक एवं तकनीकी सलाह देगा। पंचवर्षीय योजना के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा। नीति आयोग की रचना: अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, पूर्वकालिक सदस्य विवेक दायरा, सरस्वती पदेन अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरुण जेटली वित्त मंत्री, पीयूष गोयल रेल मंत्री, राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री, विशेष मंत्री नितिन गडकरी, थावर चंद गहलोत, स्मृति ईरानी। गवर्निंग काउंसिल के अन्य सभी सदस्यों मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया थे। राष्ट्रीय विकास परिषद: योजना आयोग के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया।
ये न तो संवैधानिक निकाय है न संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। भारत संघ के सभी राज्य के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र में राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सेतु का कार्य करता है। के संथानम द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद के सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। वित्त आयोग संविधान के 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया। वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग के राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन का समक्ष रखता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा किया गया है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य वित्त आयोग के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगामी तो वितरण एवं राज्यों के बीच ऐसे आगामों का आवंटन किया जाता है। वित्त आयोग भारत के संचित निधि में राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान की शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य नगरपालिका एवं पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य के संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग पहला 1951 ईस्वी में अध्यक्ष केसी न्योगी, दूसरा 1956 ईस्वी में के संथानम, तीसरा 1960 ईस्वी में के चंदा, चौथा 1964 ईस्वी में डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, पाँचवा 1968 ईस्वी में महावीर त्यागी, छठा 1972 ईस्वी में पी.वी. ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवां 1977 ईस्वी में जे.पी. सेलट, आठवां 1982 ईस्वी में वाई.पी. चौहान, नौवां 1987 ईस्वी में एन.के.पी. साल्वे, 10वां 1992 ईस्वी में के.सी. पंत, 11वां 1998 ईस्वी में प्रोफेसर के.एम. खुसरो, 12वां 2003 में के.सी. रंगराजन, 13वां 2007 में डॉक्टर विजय केलकर, 14वां 2013 में वाई.वी. रेड्डी, 15वां 2017 में एन.के. सिंह। कराए लोकसभा आयोग कराए कि भारत में 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोकसेवा आयोग की स्थापना की गई। लोकसेवा आयोग की स्थापना 1924 ईस्वी में विधि आयोग की सिफारिश से की गई। संघ लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोकसेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में ये 110 हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि यह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद के मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की, परंतु इसे हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यालय 6 वर्ष एवं 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले हो उसी के तहत अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उसे कार्यालय के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ नियतों को होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति हटा सकता है। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधित उपबंध दिया गया। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। यह स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु की होता है। इसके पहले तक होगा जब अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु के पहले हो सकता है। न्यायालय मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को बराबर वेतन 90,000 मासिक एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 तथा दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में
बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाले प्रथम राज्य गोवा है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2009 में आम चुनाव के सभी विधानसभाओं के चुनाव ईवीएम द्वारा होने लगेगा। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य चुनाव क्षेत्र में परिसीमन, मतदाता सूची के तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित एवं चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों की आचार संहिता तैयार करवाना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। निर्वाचन आयोग की एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इनका निर्माण संविधान में किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को सेवा शर्तों पर कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य चुनाव आयुक्तों को साथ वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। प्रमुख क्षेत्रीय दल और उसका चुनाव चिन्ह। तेलुगु देशम साइकिल आंध्र प्रदेश, समाजवादी पार्टी साइकिल उत्तर प्रदेश, असम गण परिषद हाथी असम, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान झारखंड, लोक जनशक्ति पार्टी बांग्ला बिहार, तेलंगाना राष्ट्र सरकार तेलंगाना, पैंथर्स पार्टी साइकिल जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हल जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन बिहार झारखंड, शिवसेना तीर कमान महाराष्ट्र, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शेर पश्चिम बंगाल, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम दो पत्ती तमिलनाडु, महाराष्ट्र वादी गोमंत पार्टी सिक्किम शेर गोवा, सिक्किम संग्राम पार्टी हाथी सिक्किम, द्रविड़ मुनेत्रम कजागम उगता सूरज तमिलनाडु और पुडुचेरी, नागालैंड पीपुल पार्टी पीपुल काउंसिल मुर्गा नागालैंड, अकाली दल बादल तराजू पंजाब, जनता दल यूनाइटेड तीर बिहार झारखंड, मुस्लिम लीग सीढ़ी केरल। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें। लोकसभा आम चुनाव तथा राज्य विधानसभा चुनावों में किन्हीं 4 या अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों को 6% करना जरूरी है। इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों के विधानसभा के कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें और कम से कम 3 राज्यों में हासिल की गई हो। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी कमल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजाब, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया और बाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, बहुजन समाज पार्टी हाथी असम को छोड़कर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हंसिया हरसौड़ा तारा, तृणमूल कांग्रेस जोड़ा फूल। मतदाता का फोटो पहचान पत्र। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 में चुनावों को जाली मतदान और कुछ मतदानों को नियंत्रण करने के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची में है। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया गया और नवंबर में पहली तारीख को पात्रता तिथि माना गया। इस तिथि में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र है वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने के को पात्र हो जाता है। फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने की योजना निरंतर जारी रहती है। इसके पूरा करने में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। परिसीमन आयोग